नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हो अर्थनीति विद राहुल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे न्यू रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो 6 नया रूल। एक्चुअली देखिए, हर साल आरबीआई या बैंक के द्वारा कुछ रूल्स चेंजेस होता रहता है, लेकिन इस साल जो अप्रैल 1 से जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे आरबीआई ने क्या नया रूल्स लेकर आए हैं उसको लेकर डिस्कस करेंगे। 6 ऐसे बड़ा रूल्स जो आपके लाइफ में, आपके बैंकिंग स्ट्रेटेजी में बदलाव लाने वाले हैं। तो जैसे आप बैंक को यूज़ करते हैं पैसा विड्रॉ के लिए, लोन के लिए, या कोई भी इनकम टैक्स फिल करने के लिए, तो जितना भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है उसमें ये सारे रूल्स लागू होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। इस वीडियो को एंड तक आपको थोड़ा ये डिसीजन लेने में आसानी होगा कि आप आपके जो बैंकिंग स्ट्रेटेजी है वो कैसे फॉलो करेंगे या क्या बदलाव करेंगे आपके हर दिन का बैंकिंग यूजेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक के बाद एक टोटल 6 रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जो रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है यूपीआई एटीएम विड्रॉल रूल। तो देखिए, पहले क्या होता था कि अभी लोग क्या करते हैं कि जब पैसे उठाने जाते हैं एटीएम से, तो एज बिकॉज बैंक का एक रूल है कि आप इतना हर मंथ इतने बार एटीएम विड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद आपको चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या करते थे कि बैंक के एटीएम के साथ जो यूपीआई लगा हुआ होता है उसके थ्रू पैसा विड्रॉ करते थे। तो इस पे क्या होता था कि आपके जितना भी मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट है या जितने बार आप विड्रॉ कर सकते हो उसको बाईपास करके यूपीआई के थ्रू आप मल्टीपल टाइम पैसा विड्रॉ करते थे। तो पहले क्या होता था कि वो रूल्स बाईपास हो जाता था, तो लोगों को पता नहीं, मतलब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता था, मल्टीपल टाइम वो यूपीआई यूज करके पैसा विड्रॉ करते थे। लेकिन बैंक ने अभी क्या लिमिट लगाया कि देखो, यूपीआई पहले काउंट नहीं होता था, ओनली कार्ड ट्रांजैक्शन काउंट होता था। अभी बैंक ने ये रूल किया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन भी आपको फ्री जितना भी लिमिट है मंथ का उस पे काउंट हो जाएगा। तो यूपीआई से विड्रॉ करो या कार्ड से विड्रॉ करो, जहां से भी आप विड्रॉ करो, आपको वही में जो फ्री का ट्रांजैक्शन है उस पे काउंट होगा, और उससे ओवर हो गया तो वो आपको जीएसटी और एडिशनल फीस देकर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक रूल्स लेकर आए हैं कि जितना टाइम आप एडिशनली उस लिमिट के बाहर जाके पैसे विड्रॉ करोगे उतने बार आपको 23 रुपीज प्लस जीएसटी, तो ये मिला के ऑलमोस्ट आता है 27-28 रुपीज के आसपास। तो हर एक ट्रांजैक्शन पे आपको 27 to 28 रुपीज एडिशनली देना पड़ेगा बैंक को विड्रॉ करने के लिए। तो ये तो एक बड़ा सा झटका है, क्योंकि देखिए कि मैक्सिमम लोग विड्रॉ करते हैं 1000-2000 इतना विड्रॉ करते हैं, कुछ लोग तो उससे कम भी विड्रॉ करते हैं। अगर बैंक में उतना ज़्यादा पैसा है नहीं तो सोचो कि आपके लगेगा 500 रुपीज, आपके बैंक में पड़ा हुआ है 700 रुपीज, आप 500 विड्रॉ करना चाहते हो, उस टाइम को भी आपको एक्चुअली विड्रॉ आपको हाथ में मिल रहा है 500 कैश, लेकिन आपके अकाउंट से कट हो जाएगा 500 प्लस 23 प्लस जीएसटी, तो ये मिला के आ रहा है अराउंड 527 to 28 रुपीज। तो आपको ये समझ अब गए हो कि आप अगर लिमिट के बाहर जाके कार्ड से विड्रॉ करो या कैश से विड्रॉ करो, जहां से भी विड्रॉ करो, आपको एडिशनल पैसा चार्ज बैंक लागू लागू कर रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो अभी से अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप पहले ये देख लीजिए कि आपको मंथली कितना पैसा लगेगा, तो उसी पैसे को आप विड्रॉ कीजिए। अदरवाइज आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तो हर जगह पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट होता है, बैंक सब हर दुकान में सब हर जगह पे यूपीआई है, तो उसको यूज़ कीजिए जितना हो सके। और एटीएम से विड्रॉल उतना लिमिटेड, आपके बैंक का जितना भी लिमिटेशन है 5 या 3, जितना भी आपके बैंक का लिमिटेशन है उसको उसके अंदर ही करिए, क्योंकि उसके बाहर जाएंगे तो यूपीआई से करिए या विड्रॉ कर रहे हो या कार्ड से विड्रॉ कर रहे हो, अभी के लिए वो तो सेम बात हो गया है। पहले जैसे नहीं रहा कि यूपीआई काउंट नहीं होता था, जितने बार आप खुद से आप कर सकते थे, लेकिन अब से तो आपको वो कार्ड या यूपीआई सेम ही माना जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा चेंज हुआ है वो है आपका कैश ट्रैकिंग। तो कैश ट्रैकिंग आपका जितना भी बैंक अकाउंट है, हो सकता है आपका 2 बैंक अकाउंट है या 10 बैंक अकाउंट है, तो पहले लोग क्या करते थे कि अलग अलग अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते रहते थे। तो क्या होता था कि आप एक अकाउंट से एक साल में 5 लाख निकाले, दूसरे अकाउंट से आप एक साल में 2 लाख निकाले, तो ऐसे करके वो मैनेज करते थे। लेकिन अभी क्या होगा कि आपका हर एक बैंक अकाउंट आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो बैंक या इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो आपके
पैन कार्ड से या पैन नंबर से जितना भी बैंक अकाउंट है उसको ट्रैक करेगा। और ये बोला गया है कि अगर आप 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट करते हो कोई भी एक आपके पैन कार्ड में, हर एक बैंक को मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक अकाउंट में, अगर जितना भी अलग अलग अकाउंट है अगर सबको मिला के एक पैन पैन नंबर के साथ सबको मिला के अगर 10 लाख रुपया का विड्रॉल करते हो या 10 लाख से ज़्यादा आप उस बैंक पे डिपॉजिट करते हो या कोई भी एफडी करने जाते हो और कैश से एफडी करते हो, आपके अकाउंट से एफडी नहीं करते हो कि अकाउंट से पैसा एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा, नॉट लाइक दैट। आप डायरेक्टली कैश लेकर गए और बैंक में बोले कि मुझे 10 लाख का एफडी करवा दो, तो जो भी ट्रांजैक्शन है अगर वो 10 लाख से ऊपर है तो ईयरली, तो वो सब आपके इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा और इनकम टैक्स को ये नोटिस चला जाएगा कि ये स्पेसिफिक बैंक पैन नंबर के, ये बैंक अकाउंट स्पेसिफिक नहीं रहा, अब बन चुका है एक स्पेसिफिक पैन नंबर पे आप कोई जितने भी एक साल में टोटल विड्रॉ कर रहे हो, तो अगर वो 10 लाख के ऊपर जा रहा है तो वो विड्रॉ या डिपॉजिट कर रहे हो सब मिला के, अगर 10 लाख का डिपॉजिट हो रहा है या 10 लाख का विड्रॉ हो रहा है तो कहीं पे भी अगर ये आपके दायरे के में आ गया तो 10 लाख से ऊपर चला गया तो इनकम टैक्स के पास वो एक नोटिफिकेशन जाएगा कि इस स्पेसिफिक पैन कार्ड के लिए इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको, अगर आप सही से सब कुछ टैक्स पे कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर कोई कहीं पे भी आप टैक्स को साइड बैक करने का कोशिश कर रहे हो तो वो अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे इनकम टैक्स का जितना भी दायरे है, नॉट ओनली फॉर द सैलरीड एम्प्लॉय, ये जितने भी अलग लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं या जो भी है, जितने लोगों को इनकम हो रहा है, क्योंकि अभी सभी लोगों को इस दायरे में लाने के लिए ये पैन नंबर के थ्रू ये ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक बड़ा रूल चेंज है जो आपके बैंकिंग डिपॉजिट और बैंकिंग विड्रॉल सब या एफडी कहीं पे भी आप अगर करने जाओगे तो उस टाइम पे आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप सही से टैक्स पे कर रहे हो। अदरवाइज अगर टैक्स बाद में अगर आप इस सिचुएशन पे आए कि आप टैक्स पे ठीक से नहीं किए हो, ये आपका जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका आपके पास एग्जैक्टली प्रूफ नहीं है कि वो कहाँ से आए हो, तो वो आप इनकम टैक्स के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके अंदर आ सकते हो और आपके पास नोटिस रहने का बहुत बड़े चांसेस बन रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और मुझे लगता है कि इस चैनल के थ्रू मैं आपके लिए कुछ नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ पाऊंगा फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर, जो आपको बहुत आसानी होगा फाइनेंशियल डिसीजन लेने में या कुछ नया सीखने में। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वाले रूल के लिए मैं एडिशनली आपको बता देता हूँ कि एक पेनल्टीज भी गवर्नमेंट ने नोटिस किया है कि और जारी किया है कि कैसे पेनल्टीज लगाया जाएगा। कि देखिए, अगर आपके पास उतना एडिशनली मोर देन 10 लाख के ऊपर जितना भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर आपके पास एग्जैक्टली उसका रसीद नहीं है या आप इसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेगा, 100% पेनल्टीज। तो अगर 5 लाख रुपए एडिशनली आपने ऐसे यूज़ किए हो या डिपॉजिट किए हो तो गवर्नमेंट का रूल बाय रूल्स ये बनते जा रहा है कि आपके ऊपर 5 लाख का पेनल्टीज लगने वाला है। तो ये बहुत सोच समझ के कीजिए, ऐसा नहीं है तो उसका मतलब ये बन रहा है कि आप जितना भी एडिशनली ये रूल्स को ब्रेक करोगे पूरा पैसा गवर्नमेंट ले जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नया रूल आ चुका है। तो बहुत सोच समझ के अभी से बैंकिंग ट्रांजैक्शन को यूज़ कीजिए, जितना हो सके अकाउंट अकाउंट ट्रांसफ़र कीजिए, कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल जितना कम हो सके उतना कीजिए, यूपीआई का यूज़ कीजिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जाइए, क्योंकि यही आपको लॉन्ग टर्म में ऐसे कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज से जो गवर्नमेंट के तरफ से आ सकता है या इस टाइप का फाइनेंशियल नोटिस से बचा सकता है। नेक्स्ट जो बड़ा रूल आया है वो आया है आपका जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। तो देखिए, बैंक अभी क्या करता है कि गवर्नमेंट ने तो ये रूल्स ला दिया कि जीरो बैलेंस अकाउंट्स आपके पास होना चाहिए, कि जिन लोग भी बैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं है या थोड़ा कम अमाउंट उसके अकाउंट पे होता है या उसके पास होता है, तो वो लोग बैंकिंग से उतना जुड़ना नहीं चाहते थे। तो ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट लाने के बाद बहुत लोग बैंकिंग के साथ जुड़े हैं, ऑलमोस्ट सर सभी के पास ये बैंकिंग
का फैसिलिटी आ गया है। गांव के साइड पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हस्बैंड वाइफ सभी के पास बैंकिंग का फैसिलिटी अभी आने लगा है। लेकिन बैंक क्या करता है कि बैंक ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है यहाँ पे एज बिकॉज पैसा बहुत कम डिपॉजिट होता है, तो बैंक को उतना फायदा नहीं होता है। तो बैंक क्या करता है कि बोलता है कि ये स्पेसिफिक आप एक पासबुक के लिए गए, अब तो बोलेगा आपके अकाउंट में पासबुक मिलेगा नहीं, या आप इतना पैसा एक साल में विड्रॉ नहीं कर सकते, या इतना पैसा आप एक साल में डिपॉजिट नहीं कर सकते, आपके एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा, अगर एटीएम कार्ड लेना है तो इतना एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। तो इस टाइप का परेशानियां लोगों को होता था, तो इस टाइप का कंप्लेंट बहुत दिन से आ रहा था। तो बैंक ने अभी आरबीआई ने क्या किया है कि बैंक को गाइडलाइन दे दिया है कि देखो जीरो बैलेंस अकाउंट हो या तो उसके लिए भी आपको मिनिमम इतना सर्विसेज देना पड़ेगा, जैसे कि एक अनलिमिटेड टाइम आप फ्री कैश डिपॉजिट कर सकते हो, फ्री एटीएम कार्ड आपको मिलेगा जहाँ पे डेबिट कार्ड का नो चार्जेस। उसके बाद आता है कि आप डिजिटल पेमेंट भी उस वहाँ पे अलाउ करोगे जैसे कि यूपीआई वगैरह, तो वो वाला फैसिलिटी उस जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए भी मैंडेटरी है। और मिनिमम 4 एटीएम विड्रॉल पर मंथ उस कार्ड के लिए अलाउ होना चाहिए। और फ्री चेकबुक्स एनुअल, एक एक स्पेसिफिक चेकबुक, एक वन चेकबुक पर अकाउंट पर ईयर के लिए आपको देना पड़ेगा। तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए ये रूल्स आ गया है। तो अभी इसके बाद अगर कभी भी आपके पास जीरो बैलेंस अकाउंट है और आप बैंक जा रहे हो और बैंक आपको बोल रहे हैं कि नहीं आपके साथ ये वाला फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप इस रूल्स को उसको बता देना कि देखो आरबीआई का नया रूल आ चुका है और आरबीआई ये 5-6 जो नया एडिशनल रूल्स लाए हैं जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए, वहाँ पे आपको ये सुविधा मिलनी चाहिए, आपको एटीएम कार्ड मिलनी चाहिए, 4 बार आप विड्रॉ कर सकते हो विदाउट चार्जेस। तो ये सब कुछ एडिशनली जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए फीचर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा सा रूल चेंज है, क्योंकि इंडिया में अभी जितने भी बैंक अकाउंट है, गांव के साइड पे आप चले जाइए तो बहुत लोग जीरो बैलेंस अकाउंट यूज़ करता है और उन लोगों का एक ही कंप्लेन होता है कि मुझे ये फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। देखिए बैंक का एक प्रीमियम सर्विस भी होता है, ऑब्वियसली आप सेम टाइप का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी आरबीआई का गाइडलाइन है वो मिनिमम बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए सही से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया गया रूल है, तो आपको बैंक को ये मानना पड़ेगा। तो आपको बैंक अगर आपको मना कर रहा है तो आप इस बात को उससे ज़रूर बात कीजिए कि नया रूल्स के मुताबिक आपको ये फैसिलिटी मिलना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो बड़ा वाला चेंजेस आया है वो है बैंकिंग डिजिटल फ्रॉड के बारे में। देखिए अभी के दिन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को अकाउंट पे डिजिटल फ्रॉड हो रहा है। तो बैंक का पहले उतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, जिसके वजह से बहुत लोगों की दिक्कतें होता था कि पैसे चले जाते थे और उसको रिकवर किसी तरीके से नहीं हो पाता था। तो अभी आरबीआई ने एक नया रूल लेके आया है, लेकिन मैं पर्सनली इस रूल से उतना खुश हूँ नहीं। लेकिन इसका जो, क्योंकि इसका लिमिटेशन मैं आपसे आपको बताऊंगा, शायद आपको भी ये सेम चीज़ें लगेगा। देखिए बैंकिंग फ्रॉड होता है तो लोगों को लाखों का नुकसान होता है, लेकिन जो नया रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई लेके आए हैं वो बोल रहा है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, डिजिटल फ्रॉड हुआ है और आप उसको प्रूफ कर पा रहे हो, तो आपको 85% फ्रॉड का पैसा बैंक लौटाएगा। तो ये क्या बात हुआ कि डिजिटल फ्रॉड हुआ, बैंक के लूफोल के वजह से भी ये हो सकता है, तो उस टाइम पे आप ओनली 85% मुझे क्यों लौटा रहे हो और क्यों 100% नहीं। और दूसरा बात है कि इसका भी एक लिमिट सेट किया गया है, मैक्सिमम 25,000। तो अगर किसी का लाखों का नुकसान हुआ है, लाखों रुपया डिजिटल फ्रॉड हो गया है, तो उसको अगर आप ओनली 25,000 दे रहे हैं, तो इससे तो फायदा तो मुझे उतना दिख नहीं रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये वाले रूल के साथ मैं उतना खुश हूँ नहीं। मुझे लगता था कि बैंक ऑफ मतलब बैंक को ये सिक्योर करना चाहिए कि आपके साथ डिजिटल फ्रॉड नहीं होगा। हम लोग सिस्टम को ऐसे बना रहे हैं कि ये चेक के बाद ही हम लोग एडिशनली पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, इस टाइप का कुछ करेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो बैंक का मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, यूज़र का नहीं। यूज़र कभी कभी गलती कर देता है कि किसी को पिन दे दिया या किसी के साथ यूपीआई कोड शेयर कर दिया, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो अगर इस उसका गलती नहीं है तो बैंक को पूरा 100% देना चाहिए। मैं अभी का जो रूल आया है ओनली 85% देगा और वो भी मैक्सिमम 25,000 तक ही देगा। तो ये रूल तो मुझे उतना खास लग नहीं रहा है, अनफॉर्चुनेटली उससे मैं उतना सहमत हूँ नहीं। लेकिन
और एक बात भी बोला है कि आपके साथ अगर डिजिटल फ्रॉड हुआ है तो विद इन 5 डेज आपको बैंक में जाके कंप्लेन करवाना पड़ेगा, तब भी जाके ये रूल आपके ऊपर लागू होगा। तो जितना भी पैसा आपको अगर डिजिटल फ्रॉड के बाद मिलना चाहिए वो आप मिल जाएगा, लेकिन विद इन 5 डेज यू विल हैव टू प्रोवाइड, यू हैव टू कंप्लेन, और आपको जितना बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह है उसको सही से प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आपका गलती नहीं था, तब भी जाके बैंक इसके आपके भरपाई करेगा। अभी हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चेंज के बारे में, जो है लोन रिकवरी प्रोटेक्शन रूल। देखिए हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोन लेते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, और आपके साथ भी शायद हो सकता है, या आपके किसी रिश्तेदार के साथ या दोस्तों के साथ आप शायद ये नोटिस किए होंगे कि इस टाइप का सिचुएशन होता है कि वो लोग सही टाइम पे पैसा दे नहीं पाते हैं या लोन को रिकवर मतलब पेमेंट नहीं कर पाता है। तो उस टाइम पे बैंक का जितना भी रिकवरी एजेंट है, पहले तो बैंक उसको फ़ोन करते हैं, देन रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ जाते हैं। कुछ लोगों के साथ तो मैंने ऐसा भी सुना है और देखने को भी मिला है कि उसके घर में आके लोन रिकवरी एजेंट धमकियाँ देते हैं, बोलते हैं कि घर से निकाल दूंगा, घर इमीडिएटली हमारे हवाले कर दो अगर होम लोन टाइप का है। या उसके रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, उसके ऑफिस में फ़ोन कर देते हैं, उसके ऑफिस में जाके हल्ला करते हैं कि तुम्हारे पास ऐसे एक एम्प्लॉय काम करता है। उसके ऑफिस में जाके सबके सामने उसको हैरास करता है कि देखो तुम पैसा नहीं दे रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऑफिस में मैं आके ये कर रहा हूँ। तो ये बैंक के जो रिकवरी एजेंट है, एक रिकवरी गुंडा भी आप बोल सकते हो, तो ये लोग आके बहुत सारे हैरेसमेंट करता है। तो इसके लिए कहीं कहीं पे हम लोग देखे हैं कि लोगों को मेंटल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस सब से कुछ लोग इसके बाद क्या ऐसे भी सिचुएशन आया है अनफॉर्चुनेटली, कुछ लोग कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो उस टाइप का सिचुएशन इंडिया में रिसेंटली बहुत बढ़ गया है कुछ सालों से, क्योंकि बहुत लोग लोन ले लेते हैं लेकिन उसके बाद जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ और वजह से ठीक से पैसा पेमेंट नहीं कर पाता है। तो अगर बैंक को पैसा नहीं मिलता है तो बैंक के ऊपर भी एक प्रेशर आता है, तो बैंक क्या करता है कि रिकवरी एजेंट के थ्रू उसके ऊपर जाके प्रेशर क्रिएट करता है, जो मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट तक भी पहुंच जाता है। तो अभी उस चीज़ को थोड़ा आरबीआई ने गाइडलाइन करने का कोशिश किया है कि अगर आपके पास लोन रिकवरी एजेंट है तो वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया है कि सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे का बीच ही आपको कॉल कर पाएगा या आपसे कनेक्ट कर पाएगा। उसके पहले या वो 7 बजे के बाद आपको कोई कॉल या कोई एजेंट कांटेक्ट कर नहीं पाएगा। तो दैट इज़ ए वन रूल। कोई भी फिजिकल मेंटल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, सोशल एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहिए। कोई ऑफिस हो उस पर्सन का या उसके रिलेटिव्स हो, किसी को बैंक वाले फ़ोन करके उसके बारे में परेशान नहीं कर पाएगा। इस टाइप का सिचुएशन को कॉम्प्लीटली बैन कर दिया है या कॉम्प्लीटली मना कर दिया है आरबीआई ने। आरबीआई बोल रहा है कि अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है तो आप उसको नोटिस भेज सकते हो, उसको बुला सकते हो, लेकिन इस टाइप का हैरेसमेंट आप नहीं कर सकते। अगर इस टाइप का हैरेसमेंट हो रहा है तो आप आरबीआई के पास उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। उस टाइम पे अगर आप ये प्रूफ कर पाए कि आपके ऊपर इस टाइप का हैरेसमेंट हो रहा है लेकिन आपके कंडीशन ऐसा नहीं है कि आप लोन को रीपेमेंट कर पाओ, तो उस टाइम पे आपके बिहाफ पे आरबीआई उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। आप बैंक के ऊपर पेनल्टीज लग सकते हैं, और 1000 कुछ हज़ार का भी हो सकता है या लाखों का भी हो सकता है। अगर ये चीज़ इतना एस्केलेट हो गया कि कुछ मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट तक आ गया, तो उस टाइम पे आरबीआई चाहे तो उस बैंक के ऊपर अगेंस्ट केस भी कर सकता है और उसको बड़ा सा पेनल्टीज या लगा सकता है। तो ये बैंक के लिए भी एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ठीक से लोन रिकवर नहीं हो रहा है तो बैंक के एसेट पे भी वो बड़ा सा इफेक्ट डालता है। लेकिन लोगों के लिए ये शायद एक अच्छा बात है कि वो उसके पास थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा पैसा लौटाने का या उसको सेटलमेंट करने का, जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। और लास्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कि देखिए अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि लोग कुछ एक जितना भी टैक्स जब सबमिट करते हैं उस टाइम पे दिखा देता है कि मेरा इनकम ओनली 5 लाख या 6 लाख, तो मैं उतना टैक्स नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन वो उसका जितना भी खर्चा है, हो सकता है कि वो कहीं पे घूमने जा रहा है या उसका अलग से पार्टी कर रहा है, इस टाइप का अगर
चीज़ हो रहा है। तो गवर्नमेंट एक ऐसे लॉ लेके आया आया है कि पता नहीं कैसे एग्जैक्टली इसको फॉलो करेंगे, लेकिन ये बोल रहा है कि आप अगर इनकम टैक्स भर रहे हो ओनली 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख, लेकिन आपके इंस्टाग्राम या इस टाइप का प्रोफाइल जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, वो सोशल मीडिया भी गवर्नमेंट वेरीफाई कर सकता है कि आपका खर्चे के साथ आपका इनकम टैक्स जितना भी आप भर रहे हो वो मैच हो रहा है क्या नहीं। अगर आप कंटिन्यू एक साल में एक दो बार आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हो या अलग अलग जगह पे घूमने जा रहे हो, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, लेकिन आपका इनकम टैक्स जब आप फिल कर रहे हो उस टाइम पे आप बहुत ही कम फिल कर रहे हो, तो आपकी इनकम के साथ उसका लिंकअप नहीं हो रहा है या मैच नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट के बाद साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके सोशल मीडिया अकाउंट को भी अभी वेरीफाई कर सकता है कि आपके लाइफस्टाइल और आपके बैंक अकाउंट या आपके इनकम मैच हो रहा है क्या नहीं। तो ये एक्चुअली नॉट ओनली सोशल मीडिया, ये एक्चुअली आपके लाइफस्टाइल को भी एक रेगुलेशन के अंदर चेक करना चाहता है कि आपकी इनकम के साथ आपके लाइफस्टाइल कैसे मैच कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इनकम कुछ भी नहीं है लेकिन आप आईफोन लेकर घूम रहे हो, बहुत बढ़िया, अब बढ़िया बढ़िया जगह पे घूमने जा रहे हो, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हो और वो सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे हो, तो वो ही एक दरिया बन जाता है। मुझे अब पता नहीं कि ये कैसे ये कर पाएगा, क्योंकि लोगों के पास अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट होता है। गवर्नमेंट अगर हर सोशल मीडिया अकाउंट पे उसका वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया तो ये कैसे पॉसिबल है पता नहीं। हो सकता है कि ये नोटिस, अगर किसी के बारे में कुछ नोटिस हुआ तब जाके उसको ये सब चीज़ देखा जाएगा कि अलग कहाँ कहाँ पे पूरा साल में इसने इस अकाउंट से स्पेंड किया है या इस टाइप का हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया के फोटो अपलोड या वीडियो अपलोड के साथ कैसे इनकम टैक्स को लिंक अप कर पाएगा, बाय एआई भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। बट इस टाइप का एक रेगुलेशन तो आया है, लेकिन वो कैसे आपके लाइफ पे इफेक्ट करेगा तो एग्जैक्टली तो पता नहीं है। लेकिन जितना भी हो पाए, हो सकता है कि गवर्नमेंट बाद में इसको अलग अलग टाइप का नोटिफिकेशन लेके आए कि इस कैटेगरी में हम लोग चेक करेंगे। वो तो अभी तक क्लियर है नहीं। तो अभी के लिए आप एक जस्ट मान के चल सकते हो कि सोशल मीडिया आपका वेरिफिकेशन लिस्ट पे आ गया है, तो आपके लाइफस्टाइल के साथ अगर आपका सोशल मीडिया लाइफ मैच नहीं कर रहा है तो देयर इज अ हाई चांस कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह आने का चांसेस होता है। तो ये था आज के लिए 6 ऐसा रूल जहाँ पे मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि नया जो आरबीआई का रूल चेंज हुआ है वो आपके लाइफ पे, आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में कैसे इफेक्ट करने वाले हैं और आप कैसे इसको बच के आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन को सेव कर सकते हो। फ्रॉड के बारे में क्या बताया गया है, सोशल मीडिया के बारे में क्या बताया गया है, नया अकाउंट आप खुलने जा रहे हो या जीरो बैलेंस अकाउंट आपके पास है तो उस टाइम पे क्या है, एटीएम विड्रॉल के बारे में क्या रूल्स लेके आए हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट यहाँ पे ऐड करके जाना कि इस रूल्स के बारे में आपको क्या बोलना है, आपको क्या लगता है कि ये रूल आपके लिए फ़ायदेमंद है, नहीं है, आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, तो इस कमेंट सेक्शन पे वो चीज़ ज़रूर बता के जाना।